जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉनिकल मैगज़ीन, जिसमें कि हम करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर को हम कर रहे हैं और इसमें टॉपिक वाइज चीज़ें मैं स्टार्ट की हूँ। ये मेरे क्रॉनिकल के विथ शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने साइंस एंड टेक का पोर्शन दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक कंप्लीट करा रखा है चैनल पे। अब मैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक करूँगी इसमें रिपोर्ट एंड इंडेक्स, जहाँ से एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो रिपोर्ट एंड इंडेक्स में आज का हमारा जो है, इसमें हम देखेंगे दिसंबर के रिपोर्ट एंड इंडेक्स में है। पहला है, ये दिसंबर का है। देखिए, दिसंबर का रिपोर्ट एंड इंडेक्स है और ये दिसंबर 2025 नहीं रहेगा, दिसंबर 2024, ठीक है। इसमें हमारा जो पहला है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा ये जो है ये रिपोर्ट जारी होता है। और ये विश्व वन्य जीव कोष जो है WWE, इसमें जो WWF है, ये 29 अप्रैल 1961 को इसका गठन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। वन्य जीव आबादी का औसत आकार 1970 के बाद 73% कम हो गया है। नेक्स्ट इसमें है कि वन्य घोषणा मूल्यांकन रिपोर्ट 2024, 8 अक्टूबर 2024 को ये जो रिपोर्ट है ये जारी हुई थी और इसका जो शीर्षक था वो था आग की चपेट में वन और 2030 वन लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखना। आग की चपेट में वन और 2030 तक वन लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखना। नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्ट है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा ये जारी होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा ये जारी होता है। भारत ने 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 127 देशों में 105वां स्थान प्राप्त किया है और जो इंडिया का स्कोर है वो है 27.3, कितना है 27.3, गंभीर श्रेणी में है। तो अगर ये पूछे कि भारत का वैश्विक भूखमरी सूचकांक में रैंक कितना है, तो 105वां स्थान है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स में 4 संकेतक दिए गए हैं, जैसे है पहला अल्प पोषण है, फिर बाल ठिगनापन, बाल दुर्बलतापन और बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट है केयर एज रेटिंग्स। ग्लोबल स्केल रेटिंग्स में पहली भारतीय एजेंसी, विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण 2024। इसकी जो थीम है वो थी लैंगिक समानता, लचीलापन और परिवर्तन के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपयोग। जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र जो महिला है इसके जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र। और इसमें है कि विकास में महिलाओं की भूमिका पर विश्व सर्वेक्षण 2024, ठीक है। और इसका जो थीम हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखता है कि थीम से क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी इंडेक्स का जो है थीम क्या है, ठीक है। तो विषय हमें ज़्यादा ध्यान रखनी है कि लैंगिक समानता, लचीलापन और परिवर्तन के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपयोग। नेक्स्ट जो हमारा है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2024, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो तेल आपूर्ति सुरक्षा। भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में इंडिया जो है कब इसमें मेंबर बना था, तो 2017 में। इसका जारी रिपोर्ट कौन कौन सा है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा कितने रिपोर्ट जारी होते हैं, तो देखिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट पहला, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स रिपोर्ट, और फिर उसके बाद है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा ये जारी किया जाता है। फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट, स्कॉलर्स एट रिस्क गिरावट आई है इसमें। योजना और कार्यक्रम हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषिोन्नति योजना को मंजूरी,
3 अक्टूबर 2024 को दी गई है। इसे ही अम्ब्रेला योजना भी कहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषिन्नति योजना को मंजूरी दी गई है 3 अक्टूबर 2024 को। जल ही या अमृत योजना, तो क्वेश्चन है कि जल ही अमृत योजना का संबंध किससे है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा इसका संबंध है। हम सफ़र नीति का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है? तो हम सफ़र नीति जो है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है सड़क यात्रा आरामदायक व सुविधाजनक। 8 अक्टूबर 2024 को हम सफ़र नीति का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन का शुभारंभ। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन का शुभारंभ 14 से 15 अक्टूबर 2024 को न्यू दिल्ली में, इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय, तो राष्ट्रीय विद्युत योजना जो ट्रांसमिशन जो था ये कितने दिवसीय था? तो 2 दिवसीय विचार मंथन सम्मेलन जो है ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है। किसने शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है। पीएम इंटर्नशिप योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को, पीएम इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को ये स्टार्ट हुआ था। लक्ष्य वित्तीय वर्ष क्या है? तो 2024 से 25 के दौरान, 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना। पीएम जो इंटर्नशिप योजना है ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें 21 से लेकर 24 वर्ष के उम्मीदवार होंगे। 12 महीने के लिए उन्हें 5,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितनी? 5,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत। किसको दी जाएगी? तो 12 से 24 वर्ष उम्मीदवार, मतलब जो छात्र हैं उनको निर्मला सीतारमण द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। और कितने 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में इंडिया की 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देना। ठीक है, कितने युवाओं को? तो अगले 5 वर्षों में इंडिया की 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देना। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ 24 अक्टूबर 2024 को ये स्टार्ट हुआ था न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। ग्राम पंचायत, देखिए मौसम से रिलेटेड है तो वैसे ही विज्ञान आ जाएगा। विज्ञान भवन द्वारा पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनरेटिव एआई केंद्र सृजन का स्थापना की घोषणा। जनरेटिव एआई केंद्र सृजन की स्थापना की घोषणा इंडिया एआई व मेटा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से, किसके द्वारा? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आईआईटी जोधपुर में ये जो है इसकी स्थापना की गई है। तो कहाँ पे की गई है? आईआईटी जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है जनरेटिव एआई केंद्र सृजन की। युवाई पहल की भी शुरुआत हुई है, युव एआई पहल की भी शुरुआत हुई है। अब हम देखेंगे क्रॉनिकल जनवरी 2025 के रिपोर्ट एंड सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025, ये ऑलरेडी मैंने साइंस एंड टेक पोर्शन में करवा रखा था, क्योंकि जब मैं जनवरी के साइंस एंड टेक कवर कर रही थी तो उसमें रिपोर्ट एंड सूचकांक जो था वो उसमें ही मैंने करवा रखा था। लेकिन एक बार और यहाँ कर लेते हैं ताकि रिविज़न हो जाएगा। क्रॉनिकल की है ये रिपोर्ट एंड सूचकांक। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 ये किसके द्वारा जारी होती है? जर्मन वास्ट न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन द्वारा। भारत का इसमें 10वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में 2 पायदान खिसका है। 3 स्थान पर तो कोई नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे कोई नहीं है। 4th रैंक पे डेनमार्क है एंड 5th रैंक पे नीदरलैंड है एंड 10th रैंक पे जो है इंडिया है। ठीक है, 20 नवंबर 2024 को ये जो रिपोर्ट है जारी हुई थी। इंडिया में जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है 2.9 टन है। कितना है? 2.9 टन है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया 2025 नवंबर 2025 में ये जो है
नवंबर 2024 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया 2024 रहेगा, शायद मेरे से मिस्टेक हुआ है। नवंबर 2024 में ये जारी होती है। शीर्ष 50 में इंडिया की 2 संस्थान हैं, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है तो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में इंडिया की 2 जो इंस्टीट्यूट है इसमें है। पहला है आईआईटी दिल्ली है जिसका 44वां स्थान है, आईआईटी बम्बई है 48वां स्थान है। शीर्ष 100 में, मतलब टॉप 100 में से 7 संस्थान हैं, जिसमें कि आईआईटी कानपुर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो आईआईटी कानपुर का 67वां स्थान है। भारत के 46 संस्थान शामिल थे, जबकि 2015 में 11 संस्थान। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट। ये कब जारी हुआ है? तो नवंबर 2024 में ये जारी हुआ है। पेटेंट, ट्रेडमार्क व औद्योगिक डिज़ाइनों में भारत शीर्ष 10 स्थान प्राप्त किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक में भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में 4th रैंक पे है। अगर देखें तो ट्रेडमार्क फाइलिंग में 4th रैंक पे है, वहीं ट्रेडमार्क कार्यालय में 2nd रैंक पे है। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला 3rd संस्करण है। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का 3rd संस्करण है। 3 से 6 नवंबर 2024 को न्यू दिल्ली में। संस्करण इसका संस्करण इसका 3rd है, 7वां सत्र था। इसमें 4 रिपोर्ट जारी होते हैं। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला में 4 रिपोर्ट जारी होते हैं। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, निवेश रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेंगे NIN मीथेन इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट। 15 नवंबर 2024 को UNEP द्वारा जारी हुआ था। UNEP द्वारा ये जारी हुआ था क्या? तो NIN मीथेन इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट। इसमें ये था UNEP की मीथेन उत्सर्जन वेधशाला। ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन जो है 1/3 जिम्मेदार है। जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 29वां जो है ये जलवायु स्थिति रिपोर्ट है। अजरबैजान बाकू में ये किसके द्वारा जारी होता है? तो WMO द्वारा जारी होता है। वर्ष 2024 को सबसे गर्म वर्ष अनुमान लगाया गया है। यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति, यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति में 2024 रिपोर्ट जो है इसमें है 20 नवंबर 2024 को ये जारी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा ये जारी किया गया था। और 2050 तक विश्व के 1/3 से अधिक बच्चे सिर्फ 60 देश में होंगे, जिसमें कि भारत है, चीन है, नाइजीरिया है व पाकिस्तान है। भारत में 2050 तक बच्चों की संख्या 350 मिलियन हो जाएगी। विश्व की 15% होंगे, मतलब जो इंडिया के ही बच्चे हैं ना, टोटल वर्ल्ड के 15% बच्चे जो होंगे इंडिया में ही होंगे। योजना व कार्यक्रम हम देख लेते हैं। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन योजना 25 नवंबर 2024 को ये जो है ये योजना जारी हुई थी 3 वर्ष के लिए 2025, 26 एंड 27। इसका बजट था 6,000 करोड़ रुपए। विद्वानों की शोध लेखों व जर्नल प्रकाशनों को देशव्यापी पहुंच थी। अटल इनोवेशन AIM जारी रखने को मंजूरी देता है 25 नवंबर 2024 को। 31 मार्च 2028 तक की अवधि, इसकी अवधि कितनी है? 31 मार्च 2028 तक की अवधि है। 2,750 करोड़ रुपए बजट है। 2,750 करोड़ रुपए बजट है। नीति आयोग द्वारा जारी होता है। AIM 2.0 को भारत की नवाचार व उद्यमिता में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देश की प्रकृति परीक्षण अभियान 26 नवंबर 2024 को ये शुरू हुआ था। संविधान दिवस पे आयुष मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2024 तक ये चलेगा। कब तक चलेगा? तो 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 25 दिसंबर तक चलेगा। देश की प्रकृति परीक्षण अभियान उद्देश्य क्या था कि भारत में स्वास्थ्य सेवा जागरूकता 18+ सबसे ऊपर के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। विजन पोर्टल 21 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के विकसित भारत पहल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशनों के तहत 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 12 नवंबर 2024 में कपड़ा मंत्री इसमें गिरिराज सिंह थे और 10वें मिशन संचालन समूह था। 13.3 करोड़ रुपए मूल्य लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
त्वरित नवाचार एवं अनुसंधान की साझेदारी कार्यक्रम 14 नवंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा शुभारंभ किया गया है। त्वरित नवाचार और अनुसंधान की साझेदारी कार्यक्रम को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा शुभारंभ किया गया। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना 8 नवंबर 2024 को रसायन एवं उर्वरक एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरुआत करेगा। मंत्री जगत प्रसाद नड्डा थे। परिव्यय इसमें कितना था? 500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितना? जगत प्रसाद नड्डा थे इसके मंत्री, और परिव्यय कितना था? तो इसमें व्यय था 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वनडे वन जीनोम पहल जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियों को उजागर करेगी। 9 नवंबर 2024 तक जैव प्रौद्योगिकी प्लस नवाचार परिषद द्वारा G20 शेरपा प्लस अमिताभ कांत जो थे, इसमें न्यू दिल्ली में ये हुआ था वनडे वन जीनोम पहल। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहल है। 2024 से 25 और 2030 से 31 के दौरान इसका परिव्यय 3600 करोड़ रुपए थे। 7 लाख छात्रों को अनुदान दिया गया था। हरित हाइड्रोजन मिशन R&D 4 नवंबर 2024 को ये शुरू हुआ था और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुभारंभ किया था 4 नवंबर 2023 द्वारा। परिव्यय इसका था 2029 से 30 तक 19,744 करोड़ रुपए। NTPC द्वारा हाइड्रोजन ईंधन बसों का शुभारंभ ये नोएडा में किया गया है। 8 नवंबर 2024 को 50वां स्थापना दिवस था किसका? NTPC का। अब हम देखेंगे रिपोर्ट एंड इंडेक्स में फरवरी 2025 के सुरक्षित आवास रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। समग्र उत्पादकता में वृद्धि, यात्रा लागत में कमी, स्थिर एवं कुशल श्रमिक पर उपलब्धता, किफ़ायती आवास, सभी के लिए लाभकारी परिदृश्य का निर्माण सरकारी पहल। केंद्रीय बजट 2024-25 में छात्रावास शैली सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में विनिर्माण विकास के लिए आवश्यक है। भारत का लक्ष्य 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 17% से बढ़ाकर 25% करना। कितना? तो 17% से बढ़ाकर 25% करना। 2030 तक सालाना लगभग 7.85 मिलियन नौकरियां पैदा करनी होंगी। 2030 तक कितनी? तो 7.85 मिलियन नौकरियां पैदा करनी होंगी। भारत का लक्ष्य कितना था? 2047 तक 17 से 25% तक करना है। सेफ आवास, श्रमिकों के आवास में सुधार, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी होता है। कुल देश इसमें 119 देश थे। भारत 38वें स्थान पे है। फर्स्ट पे USA, सेकेंड पे स्पेन, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे फ्रांस और 5 पे ऑस्ट्रेलिया। पर्यटन के लिए सरकारी सहायता, स्वदेश दर्शन इसमें शामिल है। थीम क्या था? प्रसाद जो है वो थीम था। उद्देश्य था तीर्थस्थलों। TTDI यात्रा और पर्यटन सूचकांक वैश्विक पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 WHO द्वारा ये जारी हुई थी। उच्च बोझ से उच्च प्रभाव से भारत बाहर है। उच्च बोझ से उच्च प्रभाव से भारत बाहर है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मैदा एनोफिलीज मक्षर। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण क्या था? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये होता है। और मादा एनोफिलीज मक्षर इसके वाहक होते हैं। टीके RTS-AS01 वैक्सीन 2021 में WHO द्वारा स्वीकृत है। R21 मैट्रिक्स M 2023 में WHO द्वारा स्वीकृत थी। देखिए मतलब WHO द्वारा इसकी 2 वैक्सीन निकली थी। 2023 में क्या है? R21 मैट्रिक्स और 2021 में थी RTS-AS01। इंडिया स्किल रिपोर्ट्स 2025 भारतीय उद्योग परिसंघ ने व्हील, वीबॉक्स और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से ये हुआ है। 40 करोड़ से अधिक भारतीय प्रशिक्षित करना। इंडिया स्किल रिपोर्ट में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करना। निम्न कार्यक्रम शामिल है: प्रबंधक व विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024
वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जारी हुई है, ठीक है। और 31 दिसंबर 2024 को 2023 में 31 अरब से बढ़कर 646.79 अरब डॉलर हो गया। विश्व सूखा एटलस 2024 यूएन की है। अंकटाड यूएनसीसीडी व यूरोपीय आयोग जेआरसी के सहयोग से जारी हुई थी। 2050 तक वैश्विक आबादी के लगभग 75% के हिस्से सूखे की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत की स्थिति, तो ये भारत की स्थिति थी। नेक्स्ट देखेंगे चेन्नई 2019 में जल संकट। योजना व कार्यक्रम देख लेते हैं। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, एक 18 दिसंबर 2024 को ये जो योजना थी ये स्टार्ट हुई है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन से संबंधित है। नई ऋण गारंटी योजना, छोटे किसानों को सहायता देना। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी। उद्देश्य संकटपूर्ण बिक्री को रोकना। क्या है उद्देश्य इसका? संकटपूर्ण बिक्री को रोकना। छोटे किसानों को मतलब उद्देश्य इसका है संकटपूर्ण बिक्री को रोकना, अर्थात मतलब छोटे किसानों को। जलवाहक योजना, 16 दिसंबर 2024 को अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ाने के लिए सरकारी पहल है। सागरमाला परियोजना, सरकारी पहल क्या है? सागरमाला परियोजना। मतलब आंध्र प्रदेश ऊर्जा वीर योजना, एपी ऊर्जा वीर योजना मतलब ये संबंधित है आंध्र प्रदेश की। बीमा सखी योजना, 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा पानीपत में ये स्टार्ट हुई है। ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को बीमा क्षेत्र में सशक्त बनाया जाए। बीमा सखी जो है एलआईसी की एक कार्यक्रम है। किससे संबंधित है? एलआईसी से। 18 से 70 वर्ष के आयु को 10th पास होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता प्लस बीमा जागरूकता पर केंद्रित। प्रतिभागी को विशेष प्रशिक्षण देना। फर्स्ट 3 वर्षों में वजीफा का भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा मार्च का क्रॉनिकल मैगजीन का जो रिपोर्ट एंड सूचकांक है वो स्टार्ट होता है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2025। स्विट्जरलैंड दावोस में WEF द्वारा असमानता गरीब व अमीर में। वैश्विक रोजगार व सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये जो है जारी होता है ILO द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2024 5% स्थिर है। 2026 में 4.9% की कमी आई है। 2026 में क्या हुआ है? तो 4.9% की कमी आई है। भू राजनैतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन। 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? 3.2% थी। और 2023 में 3.3% और 2022 में 3.6% थी। कितनी है सबसे कम? 3.2% वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर हुई है, कमी आई है। वैश्विक रोजगार सामाजिक परिदृश्य को जारी कौन करता है? ILO। ये इंपॉर्टेंट था। विकसित अर्थव्यवस्था में महिला पुरुष की भागीदारी सर्वाधिक है। अल्प अर्थव्यवस्था में कमी आई है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कमी आई है। नेक्स्ट देखते हैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हैनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। कौन जारी करता है? हैनले एंड पासपोर्ट पार्टनर्स। 85वें स्थान पे इंडिया है। इंडिया की रैंक कितनी है? 85। बिना वीज़ा के नागरिक 57 देश में यात्रा कर सकते हैं। UDISF प्लस रिपोर्ट 2023-24। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा प्लस स्कूल की बुनियादी ढांचे के रुझानों पर प्रकाश डालता है। स्कूल की बुनियादी ढांचों के रुझानों पर प्रकाश डालता है। 2018-19 में दर्ज 26.02 करोड़ में 6% की गिरावट हुई है। 2018-19 में दर्ज 26.02 करोड़ में 6% की गिरावट हुई है। राज्य में सर्वाधिक बिहार में 35.65 लाख, यूपी में 28.26 लाख, महाराष्ट्र में 18.55 लाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, तेलंगाना आदि राज्यों में
नामांकन वृद्धि देखी जा रही है। UDISF प्लस डेटा त्रुटियों और दूरी को दूर। 2012-13 में UDISF की शुरुआत हुई है, प्लस 2018-19 में ये जो है मतलब 2012-13 में इसकी शुरुआत हुई है UDISF की, और UDISF प्लस कब हुआ है? 2018-19 में। डेटा त्रुटियों को दूर करना इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध पूछ सकता है, डेटा त्रुटियों को दूर करना। ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024, ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जारी करता है। कौन जारी करता है? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जारी करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जल चक्र में चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। 111 देशों ने 2024 को सबसे गर्म साल अनुभव किया है। 111 देशों ने क्या किया? 2024 को सबसे गर्म साल अनुभव किया है। वैश्विक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, वैश्विक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जारी किया था। पहली रिपोर्ट है नाइट्रेट संदूषण की। देश के 440 जिलों में भूजल में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक पाया जाता है, मतलब 2023 में। 2017 में 359 जिले थे, और यहीं 2023 में कितने हो गए हैं? 440 जिले। मतलब इसमें क्या हुआ था ना, नाइट्रेट का जो स्तर है वो सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है। इसमें जैसे राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु सेवन जो है अत्यधिक होता है, और इससे ना ब्लू बेबी से, अगर बाई द वे नाइट्रेट का अगर अधिक सेवन किया जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। भूजल निष्कर्षण की दर जो है 60.4% पाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद हरियाणा में। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण पर्यावरण अधिनियम 1986 के द्वारा ये आया था। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सांख्यिकी रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। कुल मतदान 64.64 करोड़ है। 2019 में 61.4 करोड़ है। 2019 की तुलना में 2024 में 7.43% वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मतदान वाला संसदीय क्षेत्र 92.3% धुबरी असम है। सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र कौन सा है? 92.3% धुबरी असम है। सबसे कम 38.7% श्रीनगर जम्मू कश्मीर का था। सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र धुबरी असम, कम में श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। कुल महिला उम्मीदवार 800 थी। 2019 में 746 महिलाएं थीं, और सर्वाधिक महाराष्ट्र में 111 थीं। 2019 में 726 महिलाएं थीं, और कुल महिला उम्मीदवार 800 हैं। लेकिन सर्वाधिक कहाँ से थी? तो 111 महाराष्ट्र थी, 80 यूपी से थी, तमिलनाडु से 77 थी। महिला मतदाताओं की सर्वाधिक परसेंट हिस्सेदारी अगर देखें तो पुदुचेरी में 53.03%, केरल में 51.56%। सर्वाधिक महिला मतदान तो धुबरी असम में 92.17%, सेकेंड में तामलुक है वेस्ट बंगाल का 87.57%। वहीं अगर हम देखें मतदाता अनुपात तो 1000 पे 946 महिला जो हैं पुरुष महिला का अनुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं। भागीदारी राष्ट्रीय जो दल है वो 6 राष्ट्र दल हैं: भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025, एप्पल 574.5 अरब डॉलर जो इसका मूल्यवान ब्रांड है। एप्पल जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड है। शीर्ष 3 भारतीय ब्रांड आए हैं, जैसे कि टाटा समूह 60 रैंक है इसकी, मतलब 60वां है। इन्फोसिस 132 रैंक है, और HDFC का 164 रैंक है इसमें। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वो एप्पल है, जो कि 574.5 अरब डॉलर है। अगर इंडिया के 3 ब्रांड देखें तो टाटा समूह 60
रैंक पे है, इन्फोसिस 132 रैंक पे है, HDFC 164 रैंक पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2025 में एलन मस्क 433.9 बिलियन डॉलर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मतलब इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 433.9 बिलियन डॉलर ये हैं। और ये जो हैं वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में 813 अरबपतियों के साथ जो सबसे शीर्ष पे है, मतलब ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, तो 813 अरबपतियों के साथ ये सबसे शीर्ष स्थान पे है। सेकंड पे चीन है और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत है। बैगिनेट ई नीलामी पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग से है। तो ये हमारा रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो हमारा ये था क्रॉनिकल का, इसमें मैंने 3 मंथ कवर किए हैं। कौन कौन से? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये 4 मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन के रिपोर्ट एंड सूचकांक के जो टॉपिक थे ये मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। साइंस एंड टेक के लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई टॉपिक ऐसे ही 3-4 महीने के एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये आइडिया कैसा रहेगा, क्योंकि ऐसे मतलब पार्ट वाइज एग्ज़ाम में भी पूछ रहा है कि सम्मेलन से क्वेश्चन आ रहा है। अब मुझे सम्मेलन रिवीजन करना है तो मैं एक ही वीडियो में 3-4 मंथ के सम्मेलन मेरे पास एक पास रहेंगे। रिपोर्ट एंड इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है तो एक ही लेक्चर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो सारे रिवीजन हो जाएंगे। बाद में मर्ज करके मैं मैराथन वीडियो भी एक लाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल क्रॉनिकल के लिए टॉपिक वाइज ही ऐसे चलेगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।